का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में दिन की सारी बड़ी खबरों पर विश्लेषण के लिए जुड़ गए हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें आज शामिल हैं इस शो में। शुरुआत करेंगे सरकार के कर्ज के साथ। अब सरकार 50 साल के लिए जुटाएगी कर्ज। जी हां, बॉन्ड के बाजार में पहली बार ऐसा होगा कि सरकार 50 साल के लिए बॉन्ड जारी करेगी और कर्ज उठाएगी। क्यों जारी किए गए, किसकी मांग थी, कितना रिटर्न मिलेगा, ये सब कुछ जानेंगे विश्लेषण में इस खबर की। अगली खबर होगी निर्यात से जुड़ी। निर्यात में सुस्ती से गहरी हो रही चिंताएं। जी हां, कृषि निर्यात टूटा, वस्तु निर्यात टूटा। 7 महीने से यह गिरावट लगातार जारी है, लेकिन अब बात नौकरियों तक आ गई है और ये चिंताएं लगातार गहरी हो रही हैं। क्या चिंताएं हैं निर्यात के पीछे, ये जानेंगे। नए डेटा कानून से क्यों घबराई कंपनियां। सरकार ने कह दिया 6 महीने हैं, नया कानून आ गया है, लागू कर दीजिए। कंपनियां समझ नहीं पा रही कैसे लागू हो। क्या दुविधाएं हैं, इनको समझेंगे। क्या एसएमई एक्सचेंज पर हो रही सट्टेबाजी, ये बड़ा सवाल है। 1900% का रिटर्न दिया है छोटे मझोले शेयरों की जहां लिस्टिंग होती है। छोटे मझोले शेयर एनएससी बीएससी वाले नहीं, और छोटे एमएसएमई जो उनको कहा जाता है, उनकी लिस्टिंग जिस प्लेटफॉर्म पर होती है उसने 1900% का रिटर्न दिया है। इतने रिटर्न से यह शक पैदा हुआ है कि यहां सट्टेबाजी तो नहीं हो रही। अब सट्टेबाजी का शक है तो सख्ती भी हुई है। क्या सख्ती हुई है, ये जानेंगे। बासमती पर भारत पाकिस्तान फिर आमने सामने। यह एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से चल रहा है और भारत पाकिस्तान में खींचतान मची हुई है। इसमें एक नया मोड़ आया है। पाकिस्तान ने क्या कुछ नया किया है, ये जानेंगे। और दिन की एक सबसे बड़ी एक खबर और होगी, वो होगी अमेज़न पर मुकदमा हुआ है। फेसबुक पर मुकदमा हुआ था, मेटा पर मुकदमा हुआ था, गूगल पर मुकदमा हुआ था, अमेज़न बचा था, उस पर भी मुकदमा हो गया। आरोप वही है कि भैया एकाधिकार का गलत उपयोग किया, दुरुपयोग किया। क्या ऐसा कर रहा था अमेज़न, ये भी जानेंगे। लेकिन शुरुआत होगी इन सबसे अलग एक नई खबर के साथ, वो है गोल्ड। कीमतें बढ़ने के बावजूद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मांग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। दूसरी छमाही में 6,914 करोड़ रुपए की कीमत के गोल्ड बॉन्ड खरीदे गए। करीब 11.67 टन सोना इन बॉन्ड के जरिए खरीदा गया। क्यों खरीदा गया, सोने के प्रति इतना रुझान क्यों है, उसकी एक बड़ी वजह है ग्लोबल लेवल पर जो आर्थिक अनिश्चितता है, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है और घरेलू स्तर पर खुदरा महंगाई की वृद्धि है। तो इसके खिलाफ हेज के लिए लोग, निवेशक गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। 20 सितंबर को नए गोल्ड बॉन्ड जारी किए गए थे, अभी हाल में ही। इसके साथ पहली बार मांग में 10% से ज्यादा की तेजी देखी गई। आरबीआई ने नवंबर 2015 में सबसे पहली बार गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे और तब से लेकर अब तक गोल्ड बॉन्ड के प्रति लोगों का रुझान लगातार बना हुआ है। सर, सोने की कीमतों को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि कीमतें कम नहीं हैं, कम कीमतें हों, गोल्ड बॉन्ड खूब बिकें, वजह समझ में आती है। 60,000 के आसपास सोने के भाव हैं और उसके बाद भी गोल्ड बॉन्ड में ये मांग। क्या तस्वीर बनती दिख रही है आपको सोने की आने वाले दिनों में? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो परिस्थिति पिछले साल थी उससे इस साल काफ़ी बदलाव आया है और वो एक ढांचागत बदलाव है जो हमें आंकड़ों के भीतर दिखाई देता है। पहली चीज़ तो ये कि चूंकि अर्थव्यवस्था में गिरावट है, विकास दर में कमी है, महंगाई में बढ़ोतरी है, ये सारी चीज़ें सोने और सोने में निवेश किए जाने वाले वित्तीय उपकरणों के साथ जुड़ती हैं और इसको हेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत के लोग सोने के डिजिटल फॉर्म का या सोने के बॉन्ड फॉर्म का या उसके नॉन फिजिकल फॉर्म का महत्व समझने लगे हैं और उसमें निवेश करने लगे हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये दिखाता है। आंकड़े देखने वाले हैं कि अगस्त के महीने में म्यूचुअल फंड के जो गोल्ड ETF हैं उनमें करीब 24,000 करोड़ का निवेश हुआ, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 56,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, 56,342 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें थोड़ा एडिशनल फायदा है क्योंकि अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है, उसमें लोगों ने निवेश किया है। 56,000 करोड़ रुपए दरअसल सरकार की लायबिलिटी है, ये पैसे सरकार को दिए गए हैं क्योंकि गारंटी सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था सरकार का था, इसलिए गारंटी सरकार दे रही थी। तो गोल्ड ETF से ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो पहला तो बदलाव ये कि महंगाई लंबे समय तक चलने की आशंका के कारण लोग सोने का इस्तेमाल हेजिंग के तौर पर कर रहे हैं और वो फिजिकल के बजाय डिजिटल या पेपर गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है भारतीय बाजार की दृष्टि से। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
जो आने वाले समय में और स्पष्ट रूप से पता चलेगी। जो पता चल रहा है कि भारत में जो रिटेल और उसमें भी HNI इन्वेस्टर हैं, हाई नेटवर्थ इनकम वाले जो लोग हैं, जिनके पास जो ज़्यादा निवेश करते हैं, जिनके पास अतिरिक्त सरप्लस है, उनका रुझान सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ बढ़ा है। आमतौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ये माना जा रहा था कि सामान्य कॉमन इन्वेस्टर्स उसमें निवेश करेंगे, लेकिन दोहरे फायदे के साथ। एक तो इन्फ्लेशन के साथ हेज है, दूसरा बाजार से ज़्यादा रिटर्न है, और तीसरा गोल्ड की बढ़ती हुई कीमत का फ़ायदा है। इन तीनों फ़ायदों के कारण अब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनके पास अच्छा सरप्लस है, उन्होंने भी निवेश करना शुरू किया है, क्योंकि वो जो 2.5% का एडिशनल कूपन रेट इस पर मिलता है, जो 2.5% का 2.5% का एडिशनल ब्याज मिलता है, वो उसने इस बॉन्ड को बेहद आकर्षक बना दिया है। अक्टूबर से मार्च के दौरान सरकार ने बॉन्ड के जरिए 6.55 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। ये योजना लगभग उसी अनुरूप है जैसी कि सरकार ने बजट में पेश की थी। सरकार इसके लिए 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 14 साल, 30 साल, 40 साल के बॉन्ड जारी करेगी। सरकार इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 20,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड भी जारी करेगी। लेकिन अहम बात कुछ और है। अहम बात यह है कि रिजर्व बैंक ने 50 साल की मैच्योरिटी अवधि वाले नए बॉन्ड शुरू करने का फैसला किया है। देश में पहली बार 50 साल के बॉन्ड शुरू होंगे। 40 साल तक के बॉन्ड पहले भी आते थे। इस तरह बॉन्ड जारी करने की समय सीमा कंपनियां लंबे समय में मांग कर रही थी। बीमा कंपनियां जो थी इसकी लंबे समय से मांग कर रही थी कि आप 50 साल के बॉन्ड लाइए। इसके अलावा इनमें सरकार को अपनी बोरोइंग यानी कर्ज लेने की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी, ऐसा भी बाजार के जानकारों का मानना है। सर, क्या है, किस रेट पर मिलेंगे और क्यों लाए जा रहे हैं ये 50 साल के बॉन्ड? पहले मोटा मोटा आंकड़ा समझ लें कि सरकार इस साल कितना कर्ज लेने वाली है। आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बाजार में ब्याज दरें निर्भर करती हैं, सरकार का राजकोषीय घाटा ही एक तरीके से उसके कर्ज की गणित होता है। अब जो सरकार की तरफ से बयान आया अगली छमाही के लिए, पिछली छमाही के कैलेंडर में सरकार ने 8.88 लाख करोड़ 8.88 लाख करोड़ रुपए की बारोइंग बाजार से की थी। पूरा लक्ष्य इस साल की बारोइंग का 15.43 लाख करोड़ रुपए का है। इस आंकड़े के साथ जो अगली छमाही का कैलेंडर हमारे सामने आया है सरकार के कर्ज का, उस हिसाब से सरकार अपने आकलन पर कायम है। इसमें कोई खास बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई, परिवर्तन नहीं किया गया है। बाकी बचा हुआ बैलेंस अमाउंट अगली छमाही में लिया जाएगा। इस बात की संभावना लग रही थी कि बजट के खर्चों के कारण या चुनाव के खर्चों के कारण सरकार थोड़ी एडिशनल बारोइंग करेगी, पर फिलहाल अभी उसके संकेत इस कार्यक्रम में नहीं दिए गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत सरकार एक नया बॉन्ड लेकर आ रही है जो 50 साल का बॉन्ड है, और भारत के बॉन्ड में जो सरकार के बॉन्ड हैं उनमें ये सबसे लंबी अवधि का बॉन्ड है। इसे लाने के पीछे कई सारी वजह भी हैं और मांग भी थी। फिलहाल भारत सरकार 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 14 साल का, 30 साल का और 40 साल का बॉन्ड जारी करती है। यानी इतने अलग अलग अवधि के लिए सरकार बाजार से पैसा उठाती है, कर्ज लेती है, जिससे सरकार का विशाल खर्च कार्यक्रम चलता है। 50 साल के बॉन्ड के साथ बीमा कंपनियों की पुरानी मांग पूरी हो रही है, क्योंकि भारत में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां हैं, खासतौर से जो जिनके पास लंबे समय के फंड्स होते हैं, उन्हें इस तरीके के लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है, जहां वो अपना पैसा पार्क कर सकें। 50 साल का जो पहला बॉन्ड आएगा, जो संकेत सरकार की तरफ से दिया गया, उस पर ब्याज दर 4.58% होगी। यानी आज की परिस्थिति में जो ब्याज दर है उसकी लगभग आधी होगी। लेकिन ठीक इससे एक 10 साल पहले के बॉन्ड पर जो यील्ड होगी वो करीब 18% के आसपास, 18.32% के आसपास होगी। अलग अलग मैच्योरिटी के आधार पर 3 साल के बॉन्ड पर करीब 6.11% की होगी और 5 साल पे 11.45% के आसपास की होगी। तो अब सरकार के बॉन्ड कार्यक्रम में कर्ज कार्यक्रम का एक पूरा विस्तार हमारे सामने हो गया, और ये उस समय हुआ है जब भारत सरकार के बॉन्ड, जो कि फुली एक्सेसिबल रूट के बॉन्ड्स हैं, वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भी शामिल हो गए हैं, जहां पर ट्रेडिंग होना शुरू हो रही है। पहली बार जब सरकार इस बॉन्ड को जारी करेगी 50 साल के, तब हमें देखना होगा कि कौन से इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने इसमें निवेश करना शुरू किया। एक स्टडी चौंकाने वाली सामने आई है। इसके मुताबिक भारतीय लोगों पर नई दवाओं की टेस्टिंग यानी क्लिनिकल ट्रायल बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। कुछ दवाओं के ट्रायल में तो 60% से ज़्यादा भारतीय रखे गए हैं। दवाओं के ट्रायल में काफ़ी जोखिम रहता है। जनवरी 2013 से दिसंबर 2020 के दौरान विदेशी संस्थाओं की ओर से स्पॉन्सर 424 मल्टीनेशनल क्लिनिकल ट्रायल हुए। इनमें 62 ट्रायल पूरे हुए और 362 ट्रायल चल रहे हैं। अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियों की दवा तैयार करने के लिए किए गए ऐसे 26 ट्रायल में 60% लोग भारत से थे या ऐसी तैयारी थी। सर, क्या कुछ बता रही है ये रिपोर्ट?
ये अंग्रेजी में एक मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है दवाओं की टेस्टिंग के समय, गिनी पिग के तौर पर इस्तेमाल होना। और भारत के नियामकों को पता चला है कि भारत के लोगों का इस्तेमाल ग्लोबल दवाओं के ट्रायल में सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्लिनिकल ट्रायल के कुछ अपने नियम हैं जिसमें कि लोगों की कंसेंट ली जाती है, उनको और उन पर दवाओं की टेस्टिंग की जाती है। पर जो ताज़े आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि भारतीयों को ओवर रिक्रूट किया जा रहा है, यानी भारतीय लोगों का ज़्यादा इस्तेमाल प्रयोगशाला में प्रायोगिक रूप से दवाएं देने के लिए किया जा रहा है। सरकार अभी नई पॉलिसी भी लेकर आने की तैयारी में है फार्मास्यूटिकल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, बट ये जो ट्रेंड सामने निकल कर आया है ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है और इस पर सरकार की तरफ से कुछ दखल दिए जाने की संभावना है। फिलहाल एक चीज़ और इस रिपोर्ट से पता चली है कि इस मामले में क्लिनिकल ट्रायल्स की जो मंजूरियां हैं, उनकी जो रेगुलेटरी मंजूरियां हैं, उनका भी ढांचा थोड़ा ढीला ढाला सा है। बहुत कैजुअल आधार पर क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरियां दी जाती हैं जिसमें कि भारतीयों के जीवन को और उनके स्वास्थ्य को भी खतरा होता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, हालांकि वो सहमति से इसे ज्वाइन करते हैं। सरकार ने घरेलू बाजार में महंगाई थामने के लिए अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इस मोर्चे पर सरकार को कितनी सफलता मिली ये तो नहीं पता चला क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन कृषि निर्यात को भारी झटका लगा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान अगर आप देखें अप्रैल से जुलाई के बीच में कृषि उत्पादों का निर्यात सालाना आधार पर 12.47% घटकर 8.39 अरब डॉलर का रह गया। गैर बासमती चावल निर्यात पर प्रतिबंध, सेला चावल के निर्यात पर शुल्क लगाने से वित्त वर्ष के पहले 4 महीने में अनाज निर्यात 22% घटकर 3.12 अरब डॉलर का रह गया। वैश्विक मांग के कमज़ोर होने का ये असर है। इसके अलावा एक चिंता वाली बात और है, वो चिंता वाली बात यह है कि श्रम प्रधान निर्यात जो हैं, ऐसे जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट हैं, वो एक्सपोर्ट भी लगातार टूट रहे हैं। वो टूटने की वजह से अब असर नौकरियों पर भी देखा जा रहा है। सर, श्रम प्रधान निर्यातों का सुस्ती का असर सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में देखा जा रहा है और इनका असर और कहाँ देखा जा रहा है? श्रम प्रधान निर्यात में हम अक्सर आमतौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी को, लेदर को, टेक्सटाइल को शामिल करते हैं, पर एग्रीकल्चर को अभी इसमें शामिल करिए। वो भी लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा रोजगार एग्रीकल्चर से आता है। और भारतीय एक्सपोर्ट के ढांचे में, निर्यात के ढांचे में जो बदलाव पिछले 2-3 साल में हुए हैं, उनमें रोजगार परक निर्यात का हिस्सा तेजी से घटा है। और अब जिन निर्यातों ने भारतीय निर्यात के बास्केट में अपनी जगह आगे ली है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर से होने वाले निर्यात हैं और पेट्रोलियम और केमिकल से जुड़े हुए निर्यात हैं। हालांकि सारा निर्यात गिरा हुआ है, स्थिति नकारात्मक है, लेकिन भारत में की निर्यात की जो आज से 5-7 साल पहले की जो स्टोरी थी, जो कहानी थी, वो शायद किसी तिरुपुर से, किसी सूरत से, किसी चेन्नई से, किसी आगरा से, किसी कानपुर से बनती थी। वो कहानी अब बदल गई है और वो कहानी बदलने का असर हमें सीधे भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पर दिखाई दे रहा है। दूसरा बदलाव निर्यात के आंकड़ों के भीतर आ रहा है, जो एमएसएमईज हैं, छोटे उद्योग हैं, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव या श्रम गहन उद्योग होते थे जहां ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार मिलता था और वहां से बनने वाले सामानों का निर्यात होता था, वो भी अब निर्यात की दौड़ से पीछे खिसक रहे हैं क्योंकि अब बड़ी कंपनियां जो भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं या भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बना रही, उनके निर्यात का हिस्सा बढ़ रहा है। और इसलिए जैसे वुमेन गारमेंट का निर्यात अगर आप देखें तो जहाँ पे कर्मचारियों को जबकि ज़्यादा ज़रूरत होती है, 2018 से 22 के भीतर केवल 1% बढ़ा, भारत से 1.2% बढ़ा, जबकि ग्लोबल ट्रेड में बड़ी ग्रोथ थी और इस बाज़ार में बांग्लादेश और वियतनाम ने भारत को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। यही स्थिति लेदर प्रोडक्ट्स के निर्यात में है, जहाँ भारत में ज़्यादा कर्मचारियों को काम मिलता था, उस बाज़ार में भी भारत पिछड़ गया है। तो निर्यात की जो नई रणनीति बनेगी उसमें ये ध्यान रखना होगा कि अब आने वाले निर्यात, शायद बढ़ने वाले निर्यात भारत में रोजगार न बढ़ाएं, बल्कि निर्यात तो बढ़ेगा पर रोजगारों की कमी रहेगी। नीति आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और एलपीजी सब्सिडी की समीक्षा करेगा। इसके लिए उसने सेंट्रल को कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बनाने के लिए बोलियां मंगाई हैं। ये एजेंसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और एलपीजी सब्सिडी योजना के प्रभाव का आकलन करेंगी और उसका मूल्यांकन करेंगी। इसका उद्देश्य फिजूल खर्ची को रोकना, भ्रष्टाचार और चोरी पर लगाम लगाना और ये सुनिश्चित करना कि सब्सिडी सही हाथों में, सही लाभार्थियों तक पहुंच रही है या नहीं। सर, क्या चल रहा है सरकार के दिमाग में इन स्कीमों को लेकर? अभी ये स्पष्ट नहीं है कि नीति आयोग की यह समीक्षा तात्कालिक तौर पर अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में सरकार के फैसलों को प्रभावित करेगी कि चुनाव के ठीक पहले जब सब्सिडी और रेवड़ियाँ बांटने की नई घोषणाएं हो रही, तभी यह समीक्षा की जा रही है। थोड़ी सी
असामयिक सी लगती है, पर जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से कि सरकार के भीतर ये बात भी महसूस हो रही है, समझ में आ रही है कि इन बड़ी स्कीमों के वास्तविक असर को नापना चाहिए। जैसे कि खाद्य सब्सिडी की स्कीम है, भारत का जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है वो दुनिया के सबसे विशाल कार्यक्रमों में है, लेकिन फिर भी सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुपोषण की समस्या का समाधान नहीं होता। सस्ता अनाज देने के बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या, जो NFHS का सर्वे हमारे पास आया था 5वें राउंड का 2019-20 में, वो करीब भारत में कुल बच्चों में से जो 5 साल से कम के बच्चे, उनमें से 35 से 40% बच्चे ऐसे जो कुपोषित हैं। तो इसका मतलब है कि सस्ता अनाज, मुफ्त अनाज, इतनी सब्सिडी खर्च करने के बाद भी कुपोषण की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। LPG की जो उज्ज्वला स्कीम है, शुरुआत में इस स्कीम का फ़ायदा मिला था, लेकिन अभी इसकी कॉस्ट के कारण, इसके और लोगों की क्रय शक्ति, उनकी आर्थिक क्षमता कम होने के कारण इसका उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो इवैल्यूएशन के लिए नीति आयोग ने जो मूल्यांकन का नया ढांचा बनाया, उसके तहत समितियां इसका मूल्यांकन करेंगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है, चूँकि ये साल बजट का साल, आने वाला साल बजट का साल नहीं होने वाला है। भारत में वोट ऑन अकाउंट आएगा चुनावों के कारण, तो इस समीक्षा रिपोर्ट पर आगे ही कभी कार्यवाही होगी। नए डेटा एक्ट को लागू करने की समय सीमा को लेकर कंपनियों में अफरा तफरी है। कई कंपनियां सरकार को इस बाबत प्रेजेंटेशन देकर इस पर सफाई चाहती हैं। सरकार कह चुकी है कि सभी कंपनियों को नए नियमों को 6 महीने के भीतर लागू करना होगा। कुछ खास कंपनियों को अगर कुछ खास परिस्थितियों में छोड़ दें तो वहां 12 महीने का समय दिया जाएगा। सर, क्यों घबराई हुई हैं कंपनियां समय सीमा को लेकर घबराई हुई? क्योंकि भारत ने डेटा प्रोटेक्शन को लेकर नए नियम लंबे जद्दोजहद के बाद बनाए, जो भी हैं उन पर तमाम विवाद और सवाल थे, लेकिन ये नियम अब लागू हो गए हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बिग कंपनियां हैं मोनोपोलीज में, जिसमें कि सोशल मीडिया कंपनियां हैं या इंटरनेट कंपनियां हैं गूगल जैसी, इन्हें 6 महीने के भीतर इन नियमों को लागू करना है। और जबकि कुछ बाकी कंपनियां, उनके लिए 12 महीने का समय दिया गया, यानी 1 साल का समय दिया है। कंपनियों को इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अपने पूरे इंटरनल सिस्टम को ओवरहाल करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपने सर्वर्स के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इसको लेकर कंपनियों में काफ़ी पैनिक है, क्योंकि इसमें सख्त जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है और जो कंपनियां इसे लागू नहीं करेंगी उन पर सख्ती होगी। तो इसलिए कंपनियां आधिकारिक रूप से सरकार के पास जाकर इसे लागू करने के लिए और समय मांग सकती हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। एप्पल, सैमसंग, लेनोवो, HP जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए स्थानीय उपकरणों को खरीद बढ़ाने की जो समय सीमा है वो नहीं कोई होगी, वो तय नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार लोकल वैल्यू एडिशन की परिभाषा तय करेगी ताकि कोई भी कंपनी हेरफेर ना कर पाए। कई स्थानीय टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर ने कई वैश्विक और बड़ी भारतीय कंपनियों की ओर से हेरफेर करने की चिंता जताई थी। इसलिए सरकार इन कंपनियों के लिए स्थानीय उपकरण खरीद के लिए नए सिरे से परिभाषा तय करेगी। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि आप फैक्ट्री लगाइए और हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं उनसे उपकरण खरीदिए। ई व्हीकल के मामले में आपको याद होगा जुर्माने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन अब बात ये आ गई कि ठीक है, आप फैक्ट्री लगाइए, कोई समय सीमा ऐसी नहीं है, आप अपने हिसाब से जब चाहें जितना चाहें खरीद लीजिएगा। सर, ये यू टर्न क्यों और ये नई नीति में होने क्या जा रहा है? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि यहां आकर सरकार की भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देने की पूरी नीति पलटती दिखाई देती है। यानी सरकार ने वास्तविकताओं के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। आज से 2-3 महीने पहले सरकार की तरफ से काफ़ी उत्साह और आक्रामकता के साथ कहा गया था कि भारत में आयात प्रतिबंधित किए जाएंगे, उन्हें लाइसेंस परमिट राज के दायरे में लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि एप्पल, सैमसंग, HP, लेनोवो जैसी जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाकर भारत के लोग से ही कंपोनेंट बनाएं और इनका इस्तेमाल करें। या तो वो खुद बनाएं या उसके आसपास एक OEM का सेटअप बनाएं और जो उनके इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हों उनसे पुर्जे और बाकी सामान ले। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। 2 महीने पहले तक आयात पर सख्ती करने वाली सरकार अब इस स्थिति में है कि वो इन कंपनियों से कह रही कि आपके लिए कोई शर्त नहीं है घरेलू उत्पादन की, आप ठेके पर बनवाइए, आप कॉन्ट्रैक्ट पर बनवाइए, आप असेंबलिंग कराइए, आप भारत में अपना उत्पादन करते रहिए। ये बड़ा शिफ्ट है और ये शिफ्ट तब आया है जब हम PLI के बारे में भी की समीक्षा में जान चुके हैं कि भारत में PLI पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी भारत में आयात नहीं कम हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का। तो सैमसंग, एप्पल, लेनोवो जैसी कंपनियों के लिए ऐसा माना जा रहा है कि जिनके मैन्युफैक्चरिंग
बेस भारत में है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए अब भारतीयकरण की, भारत से पुर्जों की आपूर्ति की, भारत से स्रोत किए गए सामानों की शर्त नहीं माननी होगी। ये शर्त उन्हें कब तक नहीं माननी होगी, इस पर भी सरकार ने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। यानी माना जा रहा है कि लंबे समय तक वो कंपनियां भारत में अपना उत्पादन करेंगी, पर उन्हें ऐसी शर्तों से नहीं बांधा जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की कोई नई परिभाषा सरकार प्रस्तुत करेगी। क्या होगी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की पुरानी परिभाषाओं में तो एक कार्यक्रम दिया जाता है कि 10 साल कि 10%, 20%, 25% क्रमशः आपका उत्पादन इतना घरेलू स्तर पर आने वाले कंपोनेंट से शामिल होना चाहिए। अब इसका सीधा मतलब ये है, असर ये दिख रहा है कि इन कंपनियों को इसकी खुली छूट मिलने के बाद आने वाले 2-3-4 महीनों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का आयात और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब ये कंपनियां भारत में जो भी लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या जो भी इक्विपमेंट्स बना रही उनके लिए वो आसानी से कंपोनेंट आयात कर पाएंगी। अगर आप इस पूरे प्रसंग को करीब से देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, तो आपको याद होगा कि इस फैसले पर अमेरिका की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत से बात की थी, राष्ट्रपति जो बाइडेन यानी व्हाइट हाउस तक इस मामले पर शिकायतें की गई थी, और सरकार ने बाद में हार्डवेयर इंपोर्ट को रेगुलेट करने का, लाइसेंस लगाने का फैसला वापस ले लिया था। तो फिलहाल अब भारत में एप्पल, सैमसंग, लेनोवो के लिए भारतीय पुर्जे बनाने या स्रोत करने की शर्त नहीं रहेगी। एसएमई एक्सचेंजों पर रोक होने वाली सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती कर दी गई है। एसएमई आईपीओ इंडेक्स ने साल 2019 के अंत से अब तक 1900% का रिटर्न दिया है। यहाँ भारी उछाल आया है। इस दौरान सेंसेक्स को अगर आप देखें तो 59% की बढ़त दर्ज की गई है। छोटे और मझोले उद्यम के इस प्लेटफॉर्म में आए भारी उछाल से बाजार नियामक से भी चौकन्ना हो गया है। इस प्लेटफॉर्म पर अनुपालन की ज़रूरतें कम होने की वजह से शेयरों में सट्टेबाजी की गुंजाइश रहती है। ये शक लगातार पुख्ता हो रहा है इस रैली के बाद। इस बारे में सेबी ने एक्सचेंजों के साथ एक बैठक की थी। इसके बाद सख्ती के प्रयास के तहत बीएसई और एनएसई ने शॉर्ट टर्म सर्विलांस रूल यानी एसएमई प्लेटफॉर्म पर भी नए सर्विलांस रूल लागू कर दिए हैं। सर, किस बात का डर है यहाँ? डर स्पष्ट रूप से दिखता है। बीएसई सेंसेक्स में 2019 से अभी तक करीब 59% का गेन दिखाई देता है, जबकि इस 63 सदस्यों वाले, जो 63 मेंबर्स वाले या 63 कंपनियों वाले एसएमई आईपीओ इंडेक्स में 1900% की ग्रोथ दिखती है। यहाँ वो छोटी कंपनियां हैं जिन्हें आप आमतौर पर सामान्य बाजार में एनएसई या बीएसई में पेनी स्टॉक्स कहते हैं, पर ये वो कंपनियां यहाँ लिस्टेड हैं। और इन छोटी कंपनियों में अब सेबी को और नियामकों को ये समझ में आ रहा है कि 1900% की ग्रोथ कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है इस सूचकांक में, और यहां स्पष्ट रूप से बबल बन रहा है, जिसे आप बाजार में सट्टेबाजी कह सकते हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कह सकते हैं। चूंकि छोटे स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए होल्डिंग की कॉस्ट कम होती है, इसलिए यहां तेजी से खरीद हो रही है। आमतौर पर हम गतिविधियों को या आईपीओ की गतिविधियों को एनएसई या बीएसई जो कि मेन मार्केट्स हैं वहां फोकस देखते हैं, पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा गतिविधियाँ, काफ़ी सक्रियता बाजार में दिखाई दी है। और अब जब स्थितियाँ यहाँ तक पहुँची हैं कि शायद पानी नाक तक आ गया है, अभी तक 135 एसएमई फर्म्स इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड हो रही हैं, जिनके जो आईपीओ के जरिए और बाकी तरीक़ों से इस बाज़ार में सूचीबद्ध हुई हैं। इसलिए ये डर है कि यहाँ अब कोई ना कोई स्कैम फटे, इससे पहले इसे रोक लिया जाए। सर, सख्ती किस तरीके की जाएगी? अब एसएमई एक्सचेंज की ट्रेडिंग भी एनएसई बीएसई के तरीके से होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो सर्किट लगाने के नियम हैं वो बदले जाएंगे। कंपनियों में थोड़ी सी 5% या 6% की उछाल के बाद ही उन पर सर्किट लगा दिए जाएंगे। दूसरी चीज़, मार्जिन की सख्ती की जाएगी, क्योंकि मार्जिन के रूल्स भी यहाँ काफ़ी ढीले ढाले थे, जिससे कि एक सीमा से अधिक किसी स्टॉक में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी या सट्टेबाजी बनती ना दिखाई दे। लेकिन अगर आप इस बाज़ार में ट्रेड कर रहे हैं, आप इसमें निवेश कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि रेगुलेशंस आने के बाद इस बाज़ार में करेक्शन आएगा, इसमें गिरावट की संभावना है। बासमती चावल को लेकर वैश्विक बाजार में खींचतान मची है। पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य का मुद्दा पहले से ही गर्म था। भारत इस पर विचार कर रहा था। इस बीच पाकिस्तान ने बासमती चावल की नई परिभाषा और ला दी। इससे मामले ने फिर नई तूल पकड़ ली। खासतौर पर यह परिभाषा किन क्षेत्रों में बासमती चावल पैदा हुआ चावल बासमती माना जाए, इससे जुड़ी है। इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इस परिभाषा में भारत के भी कुछ क्षेत्रों को शामिल कर लिया है। भारत यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में इस पर सवाल खड़े करेगा। पूरी दुनिया में केवल भारत और पाकिस्तान 2 ही मुल्क ऐसे हैं जहां पर बासमती चावल पैदा किया जाता है। सर, ये विवाद काफ़ी पुराना है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद कितना पुराना और विवाद है क्या?
बासमती को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पहले ताजा संदर्भ समझें। भारत ने अपने यहाँ चावल की महंगाई को देखते हुए बासमती के निर्यात पर एक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। उस एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारतीय चावल की आपूर्ति कम हो गई। भारत ने वो बाजार गंवाया और इस बीच पाकिस्तान, चूंकि दूसरा महत्वपूर्ण देश है और दूसरा देश है जो बासमती उगाता है, उसने उस बाजार पर कब्जा करना शुरू किया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने बासमती की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की दुनिया के ट्रेड बाजार के सामने, WTO और बाकी देशों के सामने। अभी इससे पहले तक भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती किसका है इस पर विवाद होता रहता था कि बासमती का जो GI टैग है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दुनिया के ट्रेड का एक मानक है। इसके आधार पर इससे तय होता है कि कोई खास चीज़ कहाँ बनती है या पैदा होती, वहीं से उसे माना जाएगा। जैसे कि स्कॉच विस्की जो कि स्कॉटलैंड की है, ठीक उसी तरह से भारत में ये माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जो चावल पैदा होता है, सुगंधित चावल लंबे दाने का, उसे बासमती माना जाता और उसे ही बासमती कहा जाएगा। ये दुनिया में और किसी दूसरी जगह पैदा होने वाले चावल को ये नाम नहीं दिया जाएगा। इस विवाद में भारत और पाकिस्तान की आपस में दावेदारी के कारण अभी तक भारत के बासमती को GI टैग के तौर पर मान्यता दुनिया के कई बाजारों में नहीं मिली। अब ताज़ा विवाद समझते हैं। ताज़ा विवाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक नई परिभाषा प्रस्तावित की। उस परिभाषा में दो महत्वपूर्ण बातें रखी गई जिन पर भारत की गहरी आपत्ति है। पहला तो ये कि जो बासमती का ग्रोइंग एरिया है, जहाँ पर बासमती चावल पैदा होता है, उसमें भारत के आसपास के कुछ इलाके, पुंछ, बाघ, मीरपुर और भिंबर के इलाकों को शामिल कर लिया गया जो कि भारतीय भूगोल के साथ जुड़े हुए हैं। तो भारत की पहली आपत्ति तो इस बात पर थी कि यही गलत है कि भारतीय इलाकों को शामिल कर लिया गया। और दूसरा है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे इलाकों को भी अपने बासमती ग्रोइंग एरिया में दिखा दिया जो भौगोलिक रूप से या जलवायु की दृष्टि से भी बासमती के उत्पादन के दायरे में कभी नहीं रहे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। ये दोनों चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के बासमती की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली हैं और इसलिए इस पर विवाद शुरू हुआ है। सर, अब एक और मुद्दा है, वो ये है कि WTO में भारत के नॉन बासमती चावल पर जो एक्सपोर्ट पर रोक लगी थी, वो भी मुद्दा गूंजा है। कौन से लोगों ने, कौन से देशों ने इसको चैलेंज किया है? अब भारत को दो तरीके की चुनौतियां चावल के बाजार में सामने दिखाई देनी। पहले तो उसे इस पूरे मामले का, पाकिस्तान के मामले को काउंटर करके जवाब देना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि ज्योग्राफिकली, भौगोलिक तौर पर जिस इलाके में बासमती पैदा होता वही इलाका है, दूर दराज के इलाके इसमें शामिल नहीं हो सकते। इधर जिस बात की संभावना थी, हम आपको लगातार मनी सेंट्रल में पहले चर्चा में बता रहे थे कि भारत ने जिस तरह से चावल के निर्यात पर, यहाँ गैर बासमती चावल की बात कर रहे हैं, समग्र चावल के निर्यात पर, गैर बासमती चावल के निर्यात पर जिस तरह से पाबंदी लगाई है, उसका काफ़ी विरोध दुनिया में हुआ है और ये माना जा रहा है कि भारत के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कमी हुई है, क्योंकि भारत चावल का बड़ा निर्यातक है, 40% हिस्सा है दुनिया के चावल निर्यात में, और भारत के इस कदम को दुनिया की खाद्य सुरक्षा के हिसाब से उपयुक्त नहीं माना गया है। तो WTO सदस्यों में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भारत के इस फैसले को WTO में चुनौती दी है और ये कहा है कि ये इस तरीके का फैसला जो आर्बिट्री लिया गया है, ये इतनी इस सख्ती की ज़रूरत भारत को नहीं थी। भारत के पास पर्याप्त चावल था और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देना चाहिए था। अब भारत की तरफ से जो WTO की कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर है, जहां ये शिकायत की गई है, वहां भारत को अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा और उस जवाब दाखिल करने के बाद ये पता चलेगा कि भारत ने अपनी एग्रीकल्चर नीतियों का इस मामले में कैसे डिफेंड किया है। लेकिन चावल कई मायनों में अलग अलग तरीक़ों से ये पूरा फैसला भारत की विदेश व्यापार नीति के लिए नई चुनौती बन के सामने आया है। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के खिलाफ US फेडरल ट्रेड कमीशन का एकाधिकार का मुकदमा दायर किया है। अमेजन पर आरोप है कि उसने अपने प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए ऑनलाइन रिटेलर के रूप में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल किया है। उसकी नीतियां प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उसको ख़त्म करने वाली हैं। यही नहीं, कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने वाले विक्रेताओं और ग्राहकों को भी नुकसान पहुंचाया है। सर, इस फेहरिस्त में बस अमेजन शामिल नहीं थी, बड़ी कंपनी वो भी शामिल हो गई। कर क्या रही थी अमेजन दरअसल? अमेजन के खिलाफ ये आरोप पहले से था और अब इसके ऊपर लिटिगेशन या इस पर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। अमेजन अपने प्लेटफॉर्म से अपने ही ब्रांड को प्रमोट करती है। भारत में भी हम देखते हैं, भारत में भी जब अमेजन पर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि अमेजन के स्पेसिफिक ब्रांड है। अब अमेरिका के रेगुलेटर्स ने, अमेरिका का जो नियामक है, उसने अमेजन को बाकायदा लिटिगेशन में डालकर मुकदमा किया है कि इसने अपनी जो मोनोपोली है पूरी दुनिया के ई-कॉमर्स मार्केट में, उसमें जो
जो ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस एक्सचेंज का मॉडल है उसको तोड़ा है और उसका उल्लंघन किया है और उस मोनोपोली का फ़ायदा उठाकर खुद ही प्रोड्यूसर भी बन गई है और खुद ही मार्केटियर भी है। ई कॉमर्स के बाज़ार का एक विधान है, एक शास्त्र है, एक संहिता है कि ई कॉमर्स का रिटेलर आमतौर पर एक्सचेंज की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करता है पर अपने उत्पादों को वो नहीं बेचता है। यहाँ दूसरी और महत्वपूर्ण बात अमेज़न के साथ हुई कि अमेज़न के पास दुनिया में लोगों की खरीदने के तौर तरीकों के, उनकी चॉइसेस का, उनके प्राइस प्रेफरेंसेस का ह्यूज डेटा है, असंख्य टनों डेटा अवेलेबल है, जिसके लिए वो जान सकते हैं कि लोग कैसे खरीदारी कर रहे हैं, उनकी शॉपिंग की चॉइसेस क्या हैं, वो कितने रुपए के उत्पाद खरीदते हैं। और इस सूचना का इस्तेमाल अमेज़न अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में करती है और उन्हें आगे पुश करने की कोशिश करती है, उन्हें आगे लेके आने की कोशिश करती है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट अमेज़न कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बनवा रही है। ये मामला काफ़ी बड़ा है क्योंकि अमेज़न दुनिया के बाज़ारों में भी शामिल है और अगर इस फैसले में अमेज़न पर इस अपनी मोनोपोली का या अपने बाज़ार में एकाधिकार के दुरुपयोग करने का आरोप साबित हुआ तो फिर इसका असर हमें यूरोप और अमेरिका और दुनिया के बाकी बाज़ारों में भी दिखाई देगा जहाँ अमेज़न ऐसे काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। यूएस में सितंबर महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का आंकड़ा 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। लगातार बढ़ती खाने पीने और एनर्जी की कीमतों की चिंताओं के बीच इस आंकड़े में गिरावट आ रही है। उपभोक्ताओं के लिए ग्रोसरी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें प्रमुख चिंता का विषय हैं। साथ ही राजनीतिक स्थिति को लेकर आशंकाएं और ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से भी ग्राहकों की चिंता बढ़ी है। कॉन्फिडेंस में कमी खासतौर पर ऊंची आय वाले परिवारों में ध्यान देने योग्य है, जिनकी सालाना आय $50,000 से ज़्यादा है। इनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा डोला है। सीमेंट कंपनियों को फिलहाल दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इन कंपनियों की ऊंची फ्यूल कीमतों की वजह से लागत बढ़ रही है और दूसरी तरफ मांग भी कम है। इस बीच कंपनियों को अपने प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफे को बरकरार रखने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। कीमतें एक बार बढ़ चुकी हैं, एक बार और बढ़ने की तैयारी है। 1 अक्टूबर से उत्तर और दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। नए सीईओ के चार्ज संभाले अभी बहुत दिन नहीं हुए बायजूस ने और बड़ी व्यवस्था में बदलाव हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि एडटेक कंपनी 4 से 5 हज़ार कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। इससे पहले भी कंपनी कई बार छंटनी कर चुकी है। कंपनी इस समय नकदी की दिक्कतों से जूझ रही है। इस वजह से कंपनी ने ऑफिस स्पेस की कमी की है, अपनी कुछ सब्सिडियरियों को बेचने का और कुछ को मर्ज करने का फैसला किया है। नई फंडिंग जुटाने में लगी हुई है कंपनी। पिछले हफ्ते कंपनी ने अर्जुन मोहन को अपना नया सीईओ बनाया था। छंटनी से कंपनी के सेल्स, मार्केटिंग जैसे कई कामकाजों पर भी असर पड़ने की आशंका है। अमेरिकी बाजार में 3.5 से 4 महीने के निचले स्तर पर इस समय कारोबार कर रहे हैं अमेरिकी बाजार के जो प्रमुख सूचकांक हैं। वजह है सरकारी शटडाउन की चिंता, जो 30 सितंबर तक अगर फैसला नहीं हुआ तो हो सकता है, और बढ़ती बॉन्ड यील्ड। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 16 साल की ऊंचाई के करीब है। दरअसल अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड की ओर से आगे ब्याज दरों में और बढ़ोतरी के संकेत दिए गए हैं। हाल ही में जो पॉलिसी की बैठक हुई उसमें फेड ने ब्याज दरें 5.25 से 5.5 पर स्थिर रखी थी। आगे दरें और बढ़ाने के संकेत दिए थे। यानी कि यूएस में अभी दरें पीक पर नहीं पहुंची हैं और यही चेतावनी दी है जेपी मॉर्गन के चीफ जेमी डिमॉन ने। हाल में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ब्याज दरें 7% तक भी जा सकती हैं। आप सोच सकते हैं अमेरिका में ब्याज दर 7%। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि दुनिया इस सबसे बुरी स्थिति के लिए, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि इस बार रबी सीजन में गेहूं के ऐसे बीजों को बढ़ावा दें जो गर्मी को सहन कर सकें। अल नीनो जैसी परिस्थिति के बीच सरकार ने अगले महीने से शुरू होने वाली रबी सत्र में गेहूं की बुआई के कुल रकबे के 60% हिस्से में जलवायु विरोधी किस्मों की खेती का लक्ष्य रखा है। मतलब कुल जितना गेहूं बोया जाना है उसमें एक आ गया कि 60% ऐसा हो जो नई जलवायु स्थिति है उसके हिसाब से हो, उसके अनुरूप हो। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बावजूद 23-24 में रबी सत्र में 11.4 करोड़ टन की रिकॉर्ड गेहूं पैदावार का लक्ष्य रखा है। देश में रबी की बुआई अक्टूबर से शुरू हो जाती है। एक तरफ जहां डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन में कमी आई है, वहीं क्रेडिट कार्ड से खर्च लगातार बढ़ रहा है। मौजूदा कैलेंडर ईयर की पहली छमाही में क्रेडिट कार्ड से करीब 1 अरब 38 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो कि 2022 की इसी छमाही के दौरान 28% कम है। इसके उलट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन 19% से ज़्यादा बढ़कर 1 अरब 55 करोड़ हो गए। इंडिया पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। ट्रांजैक्शन के साथ साथ अगर आप देखें यूपीआई ने इसमें बाजी मारी है। ट्रांजैक्शन के साथ साथ खर्च की भी बड़ी बात है। क्रेडिट कार्ड से खर्च 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अगस्त में
39,489 करोड़ रुपए की खरीदारी क्रेडिट कार्ड से की गई है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? कई सारी झटपट की खबरें थी आपके पास। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का खतरा फिर दिखाई दे रहा है। जेपी मॉर्गन की जो भविष्यवाणी है 7% की ब्याज दरों की, वो इस तरफ इशारा कर रही है कि दुनिया एक खास किस्म की स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रही है। 5.5% की मौजूदा ब्याज दर लंबे समय तक बने रहने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने 70 के दशक में एक बार देखी थी। इस पर निगाह रखनी होगी क्योंकि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। भारत में भी स्टैगफ्लेशन का रिस्क सामने दिखता है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है।